हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMA स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जहांगीर। आज हम अपने रिवीजन वीडियो सीरीज़ 30 आवर्स में GST कंप्लीट फुल रिवीजन का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, जितनी भी थी सारी की सारी। आज हम अपन स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितना भी बेसिक नॉलेज है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये जो है कि अपने बी आर अम्बेडकर ने बनाया था 26 जनवरी 1950 को। ये इफेक्टिव डेट थी इसकी स्टार्ट की। ठीक है, इसकी यूनिकनेस ये है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अपने इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 448 आर्टिकल्स हैं। पहले इसमें 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। इसके अंदर 12 शेड्यूल्स हैं और 18 आर्टिकल्स है। ठीक है, और एक शेड्यूल है इसमें जो है शेड्यूल कवर अंडर इन सिलेबस अपने हैं वो। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या बोला आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया था। 26 जनवरी 1950 को बना था। अपनी इसकी यूनिकनेस है कि इसके अंदर लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मिला के 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, आर्टिकल्स कवर्ड इन सिलेबस, जो अपने सिलेबस में वो 18 आर्टिकल्स कवर्ड है 448 में से, और 12 शेड्यूल में से सिर्फ एक ही शेड्यूल है जो कि इसके अंदर कवर्ड है अपने सिलेबस में। ये कुछ लिस्ट है आर्टिकल्स की और एक शेड्यूल की। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ ओल्ड आर्टिकल्स थे। आर्टिकल 445, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 248, 254, आर्टिकल 265, 271। ये अब इस और ये कुछ नए आर्टिकल्स है। आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A, आर्टिकल 279A, आर्टिकल 366 सबसेक्शन क्लॉज 12A, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें अंदर डेफिनेशन है अपने पास में GST की। आर्टिकल 1 और ये कुछ अमेंडेड आर्टिकल्स है। आर्टिकल 240, आर्टिकल 250, आर्टिकल 268, आर्टिकल 268A, आर्टिकल 269, आर्टिकल 286 और आर्टिकल 270। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल्स को पढ़ना। सबसे पहले वाला आर्टिकल जो है आर्टिकल 245, वो होता है एक्सटेंड टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। ये बताता है कि जो तुमने पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ने जो लॉ बनाया है वो किस एक्सटेंड तक कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 246 जो है वो ये बताता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स पे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली मिलकर एक लॉ क्रिएट करती है। तो जब भी अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 246 को, फिर पढ़ेंगे 245 को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोई चीज़ बनाते हैं अपन तो अपन पहले सोचते हैं ना कि अपन किस चीज़ पे बनाएंगे। तो 246 अपन को यही बताती है सब्जेक्ट कौन सा होगा जिस पे अपन लॉ क्रिएट करेंगे, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों मिलकर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये देखेंगे कि किस एक्सटेंट तक लॉ जो है वो काम करेगा, है ना। तो 245 ये दोनों आपको समझ में आ गए हों, आई होप। नेक्स्ट है आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 एक तरीके का रेजिडरी आर्टिकल है। ये कहता है, अपने पास में 3 टाइप की लिस्ट होती है, ये आपको पता है। एक होती है फर्स्ट लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। जो लिस्ट 1 होती है उसके अंदर पार्लियामेंट के बने हुए होते हैं। लिस्ट 2 जो होती है जो स्टेट असेंबली होती है, और लिस्ट 3 के अंदर वो होते हैं जो दोनों मिलके ये बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसे है कि जो तीनों लिस्ट में नहीं होगा ना, वो इस लिस्ट में, जैसे कि जब BR अम्बेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जब 26 जनवरी 1950 के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तब उस टाइम पे उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि 2017 के अंदर GST आएगा। उनको कैसे पता कि क्या कैसे आएगा? तो ये एक तरीके का रेजिडरी आर्टिकल उन्होंने रखा था कि अगर आपको आने वाले फ्यूचर में कोई भी आर्टिकल्स लेके आने हैं तो आप इसके अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़े? अभी तक अपन ने 3 आर्टिकल पढ़े। सबसे पहले अपन 246 पढ़ेंगे कि कौन से सब्जेक्ट मैटर्स पे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को लॉ मेड करना है। ठीक है, फिर 245 अपन ने पढ़ा कि कौन से एक्सटेंट तक पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली का लॉ जो है वो जाएगा। 248 अपन ने पढ़ा रेजिडरी आर्टिकल, जो कहीं नहीं है वो यहाँ पे लाके निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है आर्टिकल 254। ठीक है, आर्टिकल 254 क्या कहता है? हु इज प्रिवेल इफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। जैसे कि आपको, अगर आपने कभी पहले पढ़ा है
तो भी आपको याद होगा, वरना मैं आपको वापस बताती हूँ। अपने पास में जैसे मैंने भी आपको बताया 3 लिस्ट होती है। एक होती है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट जो रूल बनाती है वो इसके अंदर आते हैं, लॉ बनाती है। सेकंड लिस्ट में स्टेट असेंबली और थर्ड लिस्ट में बोथ, ये दोनों मिलके बनाते हैं। लेकिन है ना, इस थर्ड लिस्ट का एक रूल है। उसके अंदर क्या रूल है? वो रूल ये है कि अगर इफ़ इन केस कभी भी दो थर्ड लिस्ट के अंदर कोई भी बना हुआ लॉ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को विन हमेशा पार्लियामेंट करेगी। ये बताता है आर्टिकल 254। ये कहता है हु इज़ प्रिवेल इफ़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। अगर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट जीतेगी हमेशा, ठीक है। आर्टिकल 265 क्या बताता है? नो टैक्स शैल बी लेवी और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ की अथॉरिटी के बिना, जब तक अथॉरिटी नहीं मिली हुई है, विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो कोई भी टैक्स शैल नॉट बी लेवी, कोई भी टैक्स लेवी नहीं हो सकता, कलेक्ट नहीं कर सकते अपन, ठीक है। ना अपन अलाउ कर सकते हैं, मांग सकते हैं, ना अपन ले सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 270 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ये जो टॉपिक है मैं इसको आगे अच्छे से पढ़ाऊंगी। अभी आप इसके लिए ये समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं टैक्सेस को, वो अपना आर्टिकल नंबर 270 के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 271। आर्टिकल 271 ये बताता है पावर टू बी लेवी सैज और सरचार्ज बाय पार्लियामेंट। इसके अंदर क्या है, जो पावर थी पार्लियामेंट के पास में सरचार्ज और उसको इंक्रीज करने की पावर है उसके पास में, कि वो लेवी कर सकता है कभी भी कितनी भी अमाउंट पे। जैसे कि आपको पता होता है हेल्थ एंड इंश्योरेंस, जो हेल्थ सैज होता है वो 4% है, लेकिन वही उस जगह अपने पास में जो जीएसटी के अंदर लगता है, जैसे ये जीएसटी कंपोजिशन सैज है, वो अपने 3% से लेकर 290% तक लगता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे 290% किस चीज़ पे लगता है? जो सिगरेट होती है उस पर 290% सैज लगता है, ठीक है, फॉर द जनरल नॉलेज, है ना। नेक्स्ट अपने पास में आता है आर्टिकल नंबर 246A, ठीक है। ये एक स्पेशल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, ठीक है। इसको अपन आगे पढ़ते हैं इन डेप्थ में। से आर्टिकल नंबर 269A, ये होता है अपॉइंटमेंट ऑफ आईजीएसटी, अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखो सीजीएसटी अपने पास में दे रखा है 9%, एसजीएसटी अपन को दे रखा है 9%, तो ये फॉर श्योर है कि आईजीएसटी कितना होगा, इन दोनों को प्लस करके 19%। अब ये जो आईजीएसटी है ये सीजी में और एसजी में कितनी कितनी अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको अपन कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तो मैंने आपको ऐसे दिया, बट अगर इसको रिवर्स पढ़िए कि कहीं पे इंट्रा स्टेट, है ना, दो अलग जगह पे वो हो रही है, ठीक है, मतलब दो डिफरेंट स्टेट के अंदर कुछ सप्लाई हो रही है, तो उस केस के अंदर आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी की रेट अपन को दे रखी है 18%, तो अगर अपन से पूछा जाए कि अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी कितना होगा, तो अगर किसी वैसे अपन निकाले तो सीजीएसटी इक्वल्स टू 9% एंड एसजीएसटी इक्वल्स टू 9%, ऐसे करके बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है अपने पास में आर्टिकल 279A। इसके अंदर आर्टिकल 279A के अंदर फॉर्मेशन हुआ था जीएसटी काउंसिल का। अब जीएसटी काउंसिल क्या होती है, जीएसटी काउंसिल के क्या काम होते हैं, कैसे फॉर्म हुई हैं, ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्विक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जीएसटी की डेफिनेशन, ठीक है। जीएसटी की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब जीएसटी नहीं, डेफिनेशन ऑफ इंडिया अंडर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर इंडिया की डेफिनेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए ये इंडिया है, इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स है, 8 यूटी है, जिनमें से 3 को अपन स्टेट मानते हैं और 5 को अपन यूटी मानते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता है ना। अब 12 जो अपने इंडिया से भिड़ते हुए जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी है, अपन उसको भी इंडिया मानते हैं। इसके अंदर अगर अपन सप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें अपन ये मानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन सप्लाई कर रहे हैं, राजस्थान से अपन सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और तो अपन कैसे पता करें कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई और वो कहाँ पे है, मतलब अपन कैसे बिलीव करें कि अब इसको अपन क्या माने कि आईजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा, कैसे पता करें। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ है और ये मुंबई के पास में आ रहा है, तो अपन ये मानेंगे कि राजस्थान से मुंबई ट्रांसफ़र हो रहा है सामान। तो इस केस के अंदर दो डिफरेंट स्टेट के अंदर आईजीएसटी लगता है, तो अपन आईजीएसटी लगाएंगे, इस तरीके से होगा। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान यहाँ पे है
और यहीं के यहीं अगर अपन सप्लाई कर रहे हैं तो अपन ये मानेंगे कि राजस्थान के अंदर ही हो रही है, मतलब सेम स्टेट है, सेम स्टेट के अंदर अपने CGST और SGST लगेगा क्योंकि राजस्थान है। अगर उसी जगह पे कोई UT होती तो उस केस के अंदर अपन CGST और UTGST लगा देते। ठीक है, इसके ये जो 12 न्यूटिकल माइल्स वाला जो होता है ये सारे पर्पस के लिए होता है, लेकिन उसके आगे आने वाला जो 200 न्यूटिकल माइल्स होता है वो ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पस के लिए ही होता है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन इंडिया की है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, यही सेम डेफिनेशन जो है वो इंडिया की कस्टम लॉ के लिए भी है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, ये रिविजन है इसलिए आई होप कि आपको ये चीज़ें पता होगी, मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, अगर सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में हो रहा है तो CGST प्लस SGST लगता है। अगर सेम UT के अंदर सामान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर वो सेम है, तो सेम UT के अंदर है तो CGST और UTGST लगता है। अगर डिफरेंट स्टेट के अंदर है तो IGST लगेगा, डिफरेंट UT के अंदर है तो भी IGST लगेगा। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट के केस में नो GST होती है, मतलब जीरो रेटेड सप्लाई एक सेंस में, जिसके अंदर अपन GST चार्ज नहीं करते। ठीक है, इंपोर्ट के अंदर IGST लगता है, एक्सपोर्ट के अंदर इसलिए भी GST नहीं लगता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो हाई हो और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लो हो, जस्ट बिकॉज एक तरीके से अपने डोमेस्टिक मार्केट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ करी है। ठीक है, तो ये है एक अभी तक की डेफिनेशन। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। GST में किसी भी स्टेट की तरक्की इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वहाँ पर कितने लोग कमाने वाले हैं, वहाँ इस बात पर निर्भर करती हैं वहाँ कितने लोग खाने वाले हैं, जस्ट बिकॉज GST इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे कि आज यहाँ में जैसे राजस्थान है, राजस्थान में लगभग दाल बाटी चूरमा खाने वाले बहुत लोग हैं, कंज्यूम करने वाले लोग बहुत हैं, मतलब कमाने वाले लोग तो हर जगह बहुत होते हैं, लेकिन अगर वो खर्च नहीं कर रहे, यहाँ पे सामान नहीं मंगा रहे तो वो नहीं लगेगा। तो एक तरीके से GST इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कंज्यूम करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे सामान की डिलीवरी हुई है वहाँ पे GST लगता है। ठीक है, GST में किसी भी पर्सन का रजिस्ट्रेशन ओरिजिन स्टेट होगा लेकिन रेवेन्यू कंजम्पशन स्टेट से मिलेगा। ठीक है, GST में रजिस्ट्रेशन तो वहाँ पे होगा जहाँ पे वो इंसान ओरिजिन है, लेकिन रेवेन्यू उसको कंज्यूम कहाँ से होएगा, जहाँ पे जिस स्टेट में सामान मिलेगा उसको। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको कहा था आर्टिकल नंबर 279A जो है वो फॉर्मेशन ऑफ GST काउंसिल का है ना। मैंने उस टाइम आपको कहा था कि मैं इसको आगे पढ़ाऊंगी, तो वो टाइम आ चुका है। अब अपन पढ़ते हैं जो GST काउंसिल है वो फॉर्म कब हुई, फॉर्म जो हुई थी प्रेसिडेंट ने करी थी 60 डेज फ्रॉम 8/9/16, सितंबर है ना, 9th मंथ है सितंबर, 8 सितंबर 16 उन्होंने ऐसे कहा था कि GST काउंसिल फॉर्म होने के बाद में जो अपनी फॉर्म हुई थी उसके बाद में। ठीक है, GST काउंसिल कब फॉर्म हो गई थी, 8 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर 2016 से लेके उनको कहा था कि 60 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे को GST काउंसिल फॉर्म करनी है, लेकिन ये लोग इतने फास्ट थे कि इन्होंने 2 दिन में ही कर दी थी। 10 अक्टूबर 10/9/16 के अंदर इन्होंने GST काउंसिल फॉर्म हो गई थी और GNC काउंसिल जो थी वो नोटिफाई हो चुकी थी 12/9/16 को। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन था उसका CAA था 101, ये याद रखिएगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। जो GST काउंसिल होती है ना उसके अंदर 33 मेंबर्स होते हैं। जिन 33 मेंबर्स में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले चेयरमैन कौन होता है, अपना चेयरमैन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अभी का फाइनेंस मिनिस्टर जैसे निर्मला सीतारमण जी है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, चेयरमैन, मेंबर फ्रॉम CG एक ऑफिसर होता है ना। नेक्स्ट आता है मेंबर फ्रॉम SG जो स्टेट गवर्नमेंट है, उससे अपने पास में आता है जो FM और अदर नॉमिनेटेड बाय SG। ठीक है, एक वाइस चेयरमैन होता है, एक मेंबर। अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी GST काउंसिल फॉर्म होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मानिए कैलकुलेटर है, ठीक है, इस कैलकुलेटर पे रेट चल रही है अभी 12%।
अपन को ये डिस्कस करना है कि नहीं इसकी 12% नहीं हो, थोड़ी सी कम कर दो, जो है ना मेरे बच्चे है ना थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर सके, हर बच्चे को कैलकुलेटर की फैसिलिटी मिल सके। तो अपन ये चाह रहे हैं कि ये 12% से 10% हो जाए। ठीक है, ये अपनी कंडीशन है। ये इस साल का जीएसटी काउंसिल का डिस्कशन होने वाला है, आप मान के चलिए। ठीक है, तो जब भी कोई डिस्कशन होएगा, कोई मीटिंग होगी, जैसे कि आपने लॉ में पढ़ा होगा कि कोरम शब्द करके कोरम होती है ना। कोरम इज दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट कि इतने लोग होना जरूरी है मीटिंग के अंदर, अदरवाइज मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जब जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई मीटिंग होती है ना, तो उसके लिए मिनिमम 50% ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी प्रेजेंट इन अ कोरम टू फुलफिल द कोरम। ठीक है, और उसके अंदर 75% जो वोटिंग है वो फेवर में होगी ना, तभी जाके ये बेचारा कैलकुलेटर 12% से 10% हो पाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ना। तो ये है किसी भी चीज़ को फेवर में लाने के लिए 75% उसके अंदर वोटिंग पावर होनी चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो शेयर होता है वो होता है 1/3, मतलब 33.33%। और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है 2/3, मतलब 66.67%। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी काउंसिल के अंदर अपने पास में होते हैं 33 मेंबर्स। ठीक है, 33 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर अपन को 50% चाहिए, मतलब 33 डिवाइडेड बाई 2, एक बार के लिए 16.5 चाहिए, दिख रहा है 16.5 चाहिए, राइट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मान लो 20 जने प्रेजेंट हो गए कोरम में। ठीक है, 20 जने कोरम में प्रेजेंट हो गए, जिसमें से जो 2 मेंबर्स हैं वो तो हो गए अपने इसके स्टेट के, सॉरी सेंट्रल के हो गए 2, और जो रिमेनिंग है, मतलब जो रिमेनिंग होंगे वो 33 - 2 है ना, तो मतलब 31 एक बार के लिए। तो मान लो कि सॉरी 2 में से 20 प्रेजेंट हो गए है ना, जिसमें से 2 तो जो है वो सेंट्रल के हैं और रिमेनिंग 18 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट के हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ऐसा कहा स्टेट वालों ने कि हमारे में से 15 जने जो हैं 15 मेंबर्स वो तो फेवर में हैं, और जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो फेवर में नहीं हैं। और जो इन दोनों ने कहा है कि हाँ हम फुल फेवर में हैं, मतलब दोनों के दोनों फेवर में है, तो इन लोगों का जो हो गया वोटिंग पावर, जो इनका 33.33% है वो तो फुलफिल हो गई। अब बताइए कि इसका कितना होगा, और क्या ये 75% की कोरम फुलफिल कर रही है? सॉल्व करिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करिए और फिर ट्राई करिए और फिर चेक करिए कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। मैं आपके लिए इसको सॉल्व करती हूँ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 66.66% तब आती जब सारे के सारे 18 मेंबर्स मान जाते, राइट। लेकिन माने कितने हैं, ओनली 15 मेंबर्स माने हैं। तो क्या करेंगे, 66.66, सॉरी आपको दिख नहीं रहा ना, 66.66 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 15 करा अपन ने, तो अपने पास में आया 55.55% जो लोग हैं वो मान गए हैं, है ना। तो 55.55 और 33.33% जो ये वाले लोग थे सेंट्रल वाले जो मान गए थे फेवर में, तो इन दोनों को मिला के हो रही है 88.87%। मतलब एक बार के लिए अपन मान ले 89% फेवर में वोट मिल गए अपन को। और अपन को किसी डिसीजन को फेवर में लाने के लिए अपन को चाहिए होता है टोटल 75% वोटिंग पावर अपन को चाहिए होती है फेवर में, तब जाके कोई डिसीजन फुलफिल होता है। तो अगर इस अकॉर्डिंग चला तो ये अपने पास में 89% वोटिंग फेवर में आ गई, है ना। तो इससे क्या मतलब हुआ कि वाओ जीत गए अपन लोग, सब लोग, कि ये जो कैलकुलेटर है इसकी जो रेट 12% थी वो चेंज करके हमने 10% कर दी। ठीक है, बधाई हो, कंक्लूजन पूरा हुआ। तो इसी तरीके से अपन ये देखते हैं कि जीएसटी काउंसिल कैसे होती है। मैं आपको साथ के साथ इसको रिवाइज कराती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है ना।
आर्टिकल 279A जो है वो अपन को ये बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कैसे होती है। जो जीएसटी काउंसिल होती है उसके अंदर 33 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उन 33 मेंबर्स के अंदर से जो 1/3 जो होता है वो सेंट्रल का होता है और जो 2/3 होता है वो स्टेट का होता है, वोटिंग पावर अगर इतनी आ जाती है तो, ठीक है। किसी भी चीज़ को अपनी वोटिंग पावर को फेवर में लाने के लिए अपन को 75% की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 75% फेवर में आ जाता है तो जो डिसीजन होता है वो पूरा हो जाता है। मगर वेट, अपन एक चीज़ रह गई अपनी, क्या रही? जो कोरम होती है उसको 50% लोगों की ज़रूरत होती है हमेशा। अगर 50% लोगों से कम लोग आ रहे हैं तो वो कोरम पूरी नहीं हो पाएगी, तो मीटिंग डिसमिस हो जाएगी और फिर वो नेक्स्ट मीटिंग सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट डे जो भी वो डिसाइड करते हैं उस पर होती है, ठीक है। कोरम चाहे ऑनलाइन या फिर फिजिकल मोड दोनों में से कैसे भी हो सकती है। अगर अपनी कोरम फुलफिल हो जाती है और अपने वोट 75% से ज़्यादा फेवर में आ जाते हैं, 75% भी आ जाते हैं, तो अपना जो डिसीजन होता है वो पास हो जाता है ना। ये मैंने पूरा का पूरा आपको आर्टिकल 279A फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल पढ़ा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में आता है आर्टिकल नंबर 271 पावर टू लेवी सैस और सरचार्ज बाय पार्लियामेंट। मैंने आपको कहा था मैं इसको आके एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी, तो वो टाइम आ चुका है ना। तो अब देखते हैं, पार्लियामेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज एनी टैक्स बाय और सरचार्ज फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन। मतलब कि यूनियन के लिए फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट कभी भी किसी भी टाइम इंक्रीज कर सकती है टैक्सेस और सरचार्ज को। ये पावर अपन को कहाँ दी गई है? आर्टिकल 271 के अंदर। इसके अंदर कॉन्सेप्ट को कैसे देखेंगे? देखो, फॉर हेल्थ एंड इंश्योरेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% है अपने पास में। फाइनेंस एक्ट के अंदर है 2018 के अंदर, इनकम टैक्स में है ना। उसी जगह जो जीएसटी है उसके अंदर आता है जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस जो होता है वो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 के अंदर रजिस्टर्ड है, राइट। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है इसकी जो रेट होती है ना वो 3% से लेके 290% तक कभी भी कितनी भी कैसे भी हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने डिसाइड करा 3% से मुझे 4% करनी है तो वो कर सकता है, जस्ट बिकॉज उसको पावर मिली गई है सरचार्ज और सैस को इंक्रीज करने की, ठीक है। एट एनी टाइम डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 270 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन स्टेट एंड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, है ना। ये मैंने आपको बोला था, ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफरेंस इन द यूनियन लिस्ट shall be levied and collected by government और इंडिया shall be distributed between यूनियन एंड स्टेट। जितने भी टैक्सेस हैं और जितनी भी ड्यूटीज़ है, ये सारी चीज़ें जो भी होती है ये अपन ने डिसाइड करा था कि स्टेट को भी जाएगी और यूनियन को भी जाएगी, राइट। सेंट्रल और स्टेट दोनों को जाएगी और डिफ्रेंशिएट होगी दोनों को, तभी तो अपन ड्यूअल जीएसटी फॉलो करते हैं ना उस बेसिस पे। अब क्या है, इसमें एक अमेंडमेंट आया, उसमें अमेंडमेंट ये आया है जो CGST लेवी होता है ना, इंटर स्टेट सप्लाई शेल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग CG एंड SG। मतलब जो अपना CGST है, CGST जो है वो पहले जब अपने पास में नहीं था, मतलब एक बार के लिए जब GST नहीं आया था तब स्टेट और सेंट्रल के बीच में 8 और 7 चीज़ें 7 वो टैक्सेस आते थे जिनसे अपन वो कमाते थे। अब ऐसे है कि भाई जब इन लोगों ने ये हटाया अपने आप को तो इनसे कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं लॉस हुआ, तो ये चाहते थे कि हमारे को इतना तो मिले ही मिले, है ना। तो इस वजह से अपने जीएसटी में डुअल जीएसटी फॉलो होता है। तो ये ऐसे कह रहा है जो इंटरस्टेट सप्लाई होती है ना उस केस के अंदर CGST और SGST दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। IGST जो कंपोनेंट है वो भी यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये है अपना आर्टिकल 270। एक मेरा आर्टिकल यहाँ पे है, मैं आपको ये 3rd चैप्टर भी साथ के साथ पढ़ा देती हूँ इसी के अंदर ही, इजी रहेगा क्योंकि अपने पास में अभी टाइम भी है इसलिए। तो अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं।
तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, इसके अंदर सबसे पहले अपन ये पढ़ने वाले हैं कि जो अपने पास में ओल्ड सिस्टम था उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स और क्या लिमिटेशंस थी। ये एक बार के लिए ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेडली ये लास्ट पेपर्स में आता रहा है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या थी, जब मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, मतलब एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी लग गई, एंटरटेनमेंट भी लग गया, मतलब वैट हो गया, बहुत सारी चीज़ें इस पे लगती है। मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स भी होते थे, है ना। कास्केडिंग इफेक्ट होता है, मतलब टैक्स पे टैक्स लग जाता था, कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं रहती थी, कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं मिलती थी, क्लासिफिकेशन के इश्यूज रहते थे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, मतलब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप के टैक्सेस लग रहे हैं, और हर टैक्सेस जो भी लग रहे हैं उनके अलग अलग हायर कंप्लाइंसेस है ना। तो इससे क्या है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, इस वजह से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। अब जीएसटी आने के बाद में क्या हुआ, पहले जो मल्टीपल टैक्सेस लगते थे उसकी जगह अब एक ही टैक्स आ गया, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी। ठीक है, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स जो थे अब उसकी जगह सप्लाई हो गया, कि अगर उसको सप्लाई मानी जाएगी तो ही उस पर जीएसटी लगेगा, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। जो असेसी नेम है इसके अंदर सप्लायर होता है जो कि टैक्सेबल पर्सन है ना। अगर इंट्रा सप्लाई होती है तो उसको इंटर सप्लाई कहते हैं, इंट्रा सप्लाई को इंट्रा ही कहते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रेड अगर कोई हो रहे हैं तो उसको भी अपन इंटर सप्लाई कहते हैं। अगर आपको इंटर और इंट्रा में कन्फ्यूजन होता है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो इंटरकास्ट मैरिज इट्स लाइक दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के अंदर या फिर दो डिफरेंट कास्ट के अंदर अपन शादी कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज है ना। कम्युनिटीज़ तो इंटर रिलीजन हो गया, मतलब इंटरकास्ट मैरिज है ना। तो जब इंटरकास्ट मैरिज आई तो मतलब दो डिफरेंट है, तो उस केस में आईजीएसटी लगता है। और जब अपन इंटर की बात कर रहे हैं, इंटर मतलब इंटर की तो आपको बताई थी ना मैंने, इंटर, हाँ सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी। इंटर स्टेट्स तो अपने दो डिफरेंट स्टेट्स हो गई, और इंट्रा के अंदर मतलब अंदर अपने इसी के अंदर, मतलब तो सेम ही स्टेट के अंदर हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। जो पहले अपने पास में डबल टैक्स लग जाते थे उसमें डबल टैक्स नहीं लगता। जो कास्केडिंग इफेक्ट होती थी वो भी सॉल्व हो गई है, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट अपन ले सकते हैं। नो यूनिफॉर्मिटी जो थी पहले उसकी जगह अब यूनिफॉर्मिटी हो गई, वन नेशन वन टैक्स, 5%, 12%, 18% और 28% की रेट से जीएसटी चार्ज हो जाता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो पहले होते करते थे उसकी जगह अब एक ही डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट। पहले जो हाई कंप्लाइंस कॉस्ट लगती थी उसकी जगह अब लेसर कंप्लाइंस कॉस्ट लगती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स के बेसिस पे, है ना। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी प्रॉब्लम्स थी और फिर ये उनके सॉल्यूशन जीएसटी ने दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 246A। ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस है इन रिस्पेक्ट टू जीएसटी। जो आर्टिकल 246A है उसके दो क्लॉजेज है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। एक होता है अपने पास में इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई। जैसे कि मैं आपको बता रही थी अभी, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई is in the same state is known as intrastate supply। और वही मैंने जैसे आपको बताया था इंटर, तो मतलब इंटर मतलब इंटरकास्ट, दो डिफरेंट। तो इंटर स्टेट सप्लाई वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट। स्टेट यूटी, कंट्री वन यूटी वन स्टेट, सप्लाई टू एसजीजेड या सप्लाई टू साज, इन सब को अपन इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेक्शन नंबर 7 है ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर अपन को डेफिनेशन दे रखी है इंट्रा स्टेट सप्लाई की। सेक्शन नंबर 8 आईजीएसटी का जो है उसमें अपन को दे रखी है इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या कहती है, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है वो उसके अंदर जो लॉ बनाने वाली होती है वो पार्लियामेंट भी होती है और स्टेट असेंबली भी होती है, क्योंकि अपन सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लिखते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई में। बट जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है उसके अंदर जो लॉ बनाने वाली होती है वो पार्लियामेंट होती है, इसलिए अपन आईजीएसटी लिखते हैं ओनली। जो जीएसटी चार्ज होता है इसमें, उसमें भी जीएसटी चार्ज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, और इसके अंदर सिर्फ आईजीएसटी। द अबव जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग गुड्स।
ये जो जीएसटी है वो कुछ फॉलोइंग गुड्स पे नहीं होता, जो मैंने आपको बताया था 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। कौन कौन से? पेट्रोल क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। ठीक है। जीएसटी ऑन दीज विल बी एप्लीकेबल व्हेन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। बट जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी आज नहीं लग रहा, कल नहीं लग रहा था और कभी नहीं लगेगा। बट इन 5 जो है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनके अंदर कभी भी जीएसटी लग सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है। अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देती है कि हाँ इस पर जीएसटी लगाना है तो इस पर जीएसटी में लग सकता है। इनको याद रखिएगा, इनके नाम पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन आपके लिए यहाँ लिख रखी है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या बताता है? वो अपन को बताता है जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई फ्रॉम सैज टू नॉन सैज ऑफ, है ना। अगर किसी सैज एरिया से नॉन सैज एरिया में सप्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी सैज एरिया से आउटसाइड सप्लाई कर रहे हैं, या किसी नॉन सैज से आउटसाइड कर रहे हैं, मतलब इन सिंपल केस अगर अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, एक्सपोर्ट के केस में मैंने आपको बताया था जीएसटी नहीं लगता, तो इसको अपन जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन की फॉर्म में चाहिए तो मैंने ये लिख रखी है ना, तो इसको मैं रीड कर देती हूँ। सप्लाई फ्रॉम सैज टू नॉन सैज और सप्लाई फ्रॉम सैज टू आउटसाइड इंडिया और सप्लाई फ्रॉम सैज टू आउटसाइड इंडिया, इट इज़ नोन एज जीरो रेटेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई इज इक्वल्स टू नो जीएसटी। ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट है, इसके अंदर टैक्स कौन कौन से सब्स्यूम कर लिए जीएसटी ने। देखिए, जो सब्स्यूम कर लिए हैं ना, अपने लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से सब्स्यूम नहीं करे, क्योंकि जब आगे अपन जाके वैल्यूएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके अंदर अपन को जो नॉन सब्स्यूम टैक्सेस होते हैं उनको वापस ऐड करना पड़ता है। वो मैं आपको आगे आके समझाऊंगी अच्छे से क्लियरली, बट अभी के लिए आप इन नाम को याद रखना। ये वाले आप रीड कर लीजिएगा खुद से, टैक्सेस कौन कौन से सब्स्यूम हो गए हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, दोनों पे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सब्स्यूम नहीं हुए हैं जीएसटी में। सबसे पहले आता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स लेवीड बाय लोकल अथॉरिटी। एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो सब्स्यूम हो चुका है, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल अथॉरिटी ने लगाया है लेवीड बाय, तो उसको सब्स्यूम नहीं हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी, रोड टैक्स, टोल टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, कि जो तंबाकू है या फिर तंबाकू प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उसके ऊपर जीएसटी तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ एक्साइज भी लगती है, मतलब उस पर दोनों लगता है। ठीक है। तो इसी के साथ में मैंने अपने रिविजन सीरीज़ का जीएसटी रिविजन सीरीज़ 30 आवर्स में फुल कंप्लीशन का वीडियो लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों और आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से मेरे लिंक निकाल सकते हैं। कहीं से भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो कि भाई डिस्क्रिप्शन से नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और मैं उस पर भी अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाए चीज़ में से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर विद एवरीवन, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नीड है इन चीज़ों की, तो प्लीज़ सपोर्ट मी ऑल्सो। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।